हेलो प्यारे बच्चों, दोस्तों की दोस्ती का कोई रूल नहीं होता। दोस्तों की दोस्ती का कोई रूल नहीं होता और ये सिखाने वाला कोई स्कूल नहीं होता। शायद से वो तकदीर मिल जाए, ज़िंदगी में वो हंसी पल मिल जाए। कल फिर से बैठे वो क्लास की लास्ट बेंच पर, शायद से वो पुराने दोस्त मिल जाए। वो जो दिल के करीब होते हैं, बस वही दोस्त होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो उस समय आपके साथ है जब उसे कहीं और होना चाहिए था। दोस्त का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। दोस्त का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। जो हमारे दोस्त का अस्त कर दे वही दोस्त होता है। दोस्ती रूह में उतरा है साहब, दोस्ती रूह में उतरा है साहब। मुलाकातें नहीं होने से दोस्ती कम नहीं होती। दोस्ती कब किससे हो जाए इसका अंदाज़ा नहीं होता। दोस्ती कब किससे हो जाए इसका अंदाज़ा नहीं होता। दोस्ती वह घर है जिसका दरवाज़ा नहीं होता। मैं कहूँ तुम सुनो वो अच्छी दोस्ती, तुम कहो मैं सुनूं वो उससे भी अच्छी दोस्ती। पर मैं कुछ भी ना कहूँ फिर भी तुम समझ जाओ वो सच्ची दोस्ती। भुलाना चाहो तब भी याद हमारी आएगी, भुलाना चाहो तब भी याद हमारी आएगी। दिल की गहराई में तस्वीर बच जाएगी, दिल की गहराई में तस्वीर बच जाएगी। ढूंढने चले हो हमसे अच्छा दोस्त, ढूंढने चले हो हमसे अच्छा दोस्त। कोशिश तो करके देखो, तलाश हमसे शुरू होकर और हम पे ही ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ संदीप कानोड़िया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आप सभी को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ बच्चों, आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं या इन फ्यूचर जो इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने दोस्त के लिए एक शायरी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जी हाँ बच्चों, आप सभी एक कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए बच्चों, आज के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक। तो चलिए बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और टॉपिक का नाम लिखे। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जी हाँ बच्चों, ये जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 4.6 में आपको मिलेगा। और ये टॉपिक वेरी मोस्ट एमपी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो इस टॉपिक का हर साल आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जो या तो 5 या 6 मार्क्स में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों कंसिस्टेंसी, दो टाइप की होती है। कंसिस्टेंसी दो टाइप की होती है। फर्स्ट कंसिस्टेंट, सेकेंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी दो टाइप की होती है। फर्स्ट कंसिस्टेंट, सेकेंड इनकंसिस्टेंट। बच्चों एक चीज़ बता दूं, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आता है तो या तो उसका दुनिया में आंसर होगा या तो उसका आंसर नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई भी क्वेश्चन का या तो आंसर निकलेगा या तो आंसर नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर उस क्वेश्चन का आंसर निकलता है तो वो क्वेश्चन कंसिस्टेंट है, और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है तो वो क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है। तो बच्चों कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट,
जी हाँ बच्चों, कंसिस्टेंट मतलब होता है कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्वेश्चन कंसिस्टेंट है। और अगर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं है, अगर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। जी हाँ बच्चों, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन कैसा है? इनकंसिस्टेंट। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कंसिस्टेंसी में हम ये चेक करते हैं कि वो क्वेश्चन या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है कि या तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा या तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? कंसिस्टेंट। और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों, कंसिस्टेंसी दो टाइप की होती है, फर्स्ट कंसिस्टेंट, सेकंड इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं आपको बता दूं, दुनिया में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। दुनिया में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नंबर 3 नो सॉल्यूशन। तो बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है वो भी 2 टाइप के होते हैं। अगर सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट होता है यूनिक सॉल्यूशन और सेकंड होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेकंड होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो या तो वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब होता है एक, यूनिक मतलब होता है एक, यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है केवल एक सॉल्यूशन। ध्यान रखना, यूनिक मतलब होता है एक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मतलब होता है बहुत सारे, इनफाइनाइट मतलब होता है बहुत सारे। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, और इनकंसिस्टेंट में आता है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो बच्चों, दुनिया में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर 3 नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आते हैं? कंसिस्टेंट कैटेगरी में आते हैं। और नो सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आता है? इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों, ये चार्ट बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार्ट होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो आगे लिखिए, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब हम 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लेंगे और एक बार 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लेंगे। तो दोनों ही मैं आपको समझा दूं, तो बच्चों, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो बच्चों, ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बच्चों बताओ 3 वेरिएबल की क्या होगी? तो बच्चों 3 वेरिएबल की होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस टाइप की इक्वेशन आपने 10th क्लास में भी देखी होगी, इस टाइप की इक्वेशन आपने 10th क्लास में भी देखी होगी। तो बस
फ़र्क ये है कि आज हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। वहाँ पर आपने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा। आज हम वो नहीं पढ़ेंगे, आज हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब इस इक्वेशन को हम किस में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो बच्चों कैसे लिखते हैं सुन लो। पहले तो कोफिशिएंट लिख दो। तो यहाँ पर एक्स वाई के कोफिशिएंट क्या है? a1, b1, a2, b2। अब वेरिएबल लिख दो एक्स वाई और इक्वल टू में कांस्टेंट लिख दो c1, c2। बच्चों अब आप इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू में जो लिखा है उससे कंपेयर करो। तो बच्चों यही इक्वेशन आएगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और इससे कंपेयर करो तो बच्चों यही मिलना है। मतलब इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। तो जल्दी बताओ इसको क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे? तो बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखना है। a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। फिर इनटू में वेरिएबल लिखना है एक्स वाई जेड और इक्वल टू में लिखना है कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब सबके नाम होते हैं। तो बच्चों ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका नाम होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। पहले वाले का नाम होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सेकंड वाले का नाम होता है अननोन मैट्रिक्स। सेकंड वाले का नाम होता है अननोन मैट्रिक्स और थर्ड वाले का नाम होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तीनों के नाम होते हैं। तो बच्चों पहले वाले का नाम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सेकंड वाले का नाम अननोन मैट्रिक्स और इक्वल टू वाले का कांस्टेंट मैट्रिक्स। यहाँ भी ऐसे ही है, पहले वाले का नाम कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सेकंड वाले का नाम अननोन मैट्रिक्स और इक्वल टू वाले का नाम कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब इनके नोटेशन होते हैं। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं और इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। इधर भी ऐसे ही है, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं और इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो जल्दी बताओ बच्चों, अगर आपको वाकई में समझ में आया है तो इसको ए माना, इसको एक्स माना, इसको बी माना, तो आपका मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगा? तो जल्दी बताओ बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगा? इसको ए माना, इसको एक्स माना, तो ए इंटू एक्स बीच में इक्वल टू बी, तो बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म बनता है। तो ये एक फॉर्मूला याद कर लो। तो मैट्रिक्स फॉर्म होता है एक्स इक्वल टू बी। अब बच्चों हमें इस मैट्रिक्स फॉर्म में इस एक्स की वैल्यू निकालना है। इस मैट्रिक्स फॉर्म में इस एक्स की वैल्यू निकालना है। तो सोचिए एक्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए। इस मैट्रिक्स फॉर्म में x की वैल्यू निकालना है। तो सोचिए x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। तो बच्चों दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? इधर भी a प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब होता है पहले, तो दोनों तरफ a इनवर्स का पहले मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों इधर आएगा a इनवर्स इंटू a एक्स और इधर भी प्री मल्टीप्लाई करो a इनवर्स इंटू बी। अब बच्चों कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर कल का लेक्चर आपने देखा हो तो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। तो a इनवर्स इंटू a होता है i। तो आप कल का वीडियो देखना, उसमें आपको ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी। तो a इनवर्स इंटू a क्या होता है? i। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे i x इक्वल टू a इनवर्स b। अब i का x से मल्टीप्लाई करो क्या आता है? x। i का x से मल्टीप्लाई करो क्या आता है? x। तो आगे आंसर x इक्वल टू a इनवर्स b। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x मतलब
x मतलब अननोन मैट्रिक्स, तो हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, x मतलब x, y और z की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों इसके आगे का पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा x इक्वल टू क्या आया, a इनवर्स b। तो बच्चों आपने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ, x इक्वल टू a इनवर्स b। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो, पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको a इनवर्स का फॉर्मूला लिखवाया होगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो बच्चों मैंने a इनवर्स का फॉर्मूला बताया था। तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। और मैंने आपको बताया था कि ये जो डिटरमिनेंट है 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 आएगा, इन्फिनिटी डजंट एग्जिस्ट। तो बच्चों ध्यान रहे कि आपका अभी आपके सामने आंसर आया, अभी आपने सॉल्यूशन का आंसर निकाला। सॉल्यूशन का आंसर क्या है, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब इसको ध्यान से देखो, a इनवर्स कब निकलता है, a इनवर्स कब निकलता है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा दो केस समझनी पड़ेगी। पहली केस कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो ही ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो ही ये वाला फॉर्म लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू a इनवर्स b। और बच्चों इस फॉर्मूले से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और उसमें कौन सा निकलेगा, विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। बाकी जो मैं बताऊंगा वो तो आता ही नहीं, आप तो बस इसको याद कर लो, इसको स्टार लगा दो। एग्ज़ाम में यूनिक सॉल्यूशन निकालने को ही आता है। आप किताब के सारे क्वेश्चन देखना, सारे सॉल्यूशन इसी से हो जाएंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। बाकी केस नंबर 2 इतने ज़्यादा IMP नहीं, लेकिन फिर भी लिखवा दूँ। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो उस केस में हमको 2 फॉर्मूले याद करना है, इसको a दे दो और एक दे दो b। तो बच्चों अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हमें ये 2 फॉर्मूले अप्लाई करना है। ऐसे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन लिखवा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले तो पूरे लिखवाऊँ। तो बच्चों अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो ही ये वाला फॉर्म लगाना, और डिटरमिनेंट 0 आए तो उस केस में आपको एडजॉइंट a इंटू b करना है, एडजॉइंट a का इंटू b से करना है। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो आपका आंसर होगा देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आपको ये वाला फॉर्म लगाना है, और इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो आंसर होगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विथ नो सॉल्यूशन। एक और फॉर्मूला बचा है बच्चों, एडजॉइंट b इक्वल टू 0। एडजॉइंट a इंटू b इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर एडजॉइंट a इंटू b 0 आ जाए तो उस केस में देन सिस्टम में हो भी सकती है या नहीं भी, तो मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। तो अगर ये वाला केस आता है कि इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में जो सिस्टम है, जो आपका सवाल है, वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों आपको बता दूं, यही केस वेरी मोस्ट टाइम पे है,
इसी को स्टार लगा दो, यही एग्ज़ाम में आता है। ये वाला मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में फॉर्मूला लिखा है तो मैंने लिखवा दिया। तो बच्चों आपको बस यही फॉर्मूले पे सवाल करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा और कैसे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन करते हैं। तो 4.6 आपकी बुक एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 136 पर एक्सरसाइज 4.6 से उसी का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चों। तो ये आपका सवाल है, हमें XYZ की वैल्यू निकालना है, मतलब हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस सवाल को कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों। आप इस इक्वेशन को एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से नहीं करना है। आपको ये क्वेश्चन किससे करना है? मैट्रिक्स मेथड से। तो जी हाँ बच्चों, आपको ये क्वेश्चन किससे करना है? मैट्रिक्स मेथड से। और इस क्वेश्चन को वेरी 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 मोस्ट टाइम पे लिख दो। कन्फर्म छपेगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट टाइम लिख दो, ये मेरी गारंटी है, ये क्वेश्चन कंफर्म छपेगा। तो चलिए बच्चों, करते हैं इस सवाल को। तो बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म। बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म। तो बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने समझाया था, फिर से बता दूं, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है। सबसे पहला वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, सेकेंड वाला अननोन मैट्रिक्स होता है, इक्वल टू वाला कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। तो पहला वाला क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो बच्चों, सबके कोफिशिएंट्स लिख दो इसी ऑर्डर में। तो पहला है 2, फिर है 3, फिर है 3, सेकेंड है 1, ये माइनस भी लेना है तो -2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ -1, यहाँ आएगा -2। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला मैट्रिक्स क्या लेना है? कोफिशिएंट्स लेना है। सेकंड वाला मैट्रिक्स लेना है अननोन। तो बताइए बच्चों, अननोन कौन है? XYZ। तो सेकंड वाला आएगा XYZ। और इक्वल टू वाला क्या लेना? जो इक्वल टू में है, 5 - 4 3। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको नाम देना है A, इसको नाम देना है X और इसको नाम देना है B। ठीक है बच्चों, पहले वाले को A नाम देना है, सेकंड वाले को X नाम देना है, थर्ड वाले को B नाम देना है। तो लिख दीजिए लेट कैपिटल A इक्वल टू 2 3 3 1 - 2 1 3 -1 -2। सेकंड वाले को नाम दिया X, तो X क्या हो गया? XYZ। और इधर क्या आएगा बच्चों? इधर आएगा B क्या आएगा? 5 - 4 3। ठीक है बच्चों, तो आपका ये A बन गया, ये X बन गया, ये B बन गया। तो बच्चों, आपका मैट्रिक्स फॉर्म क्या गया? तो बच्चों, आपका मैट्रिक्स फॉर्म बन गया AX = B। मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन गया बच्चों? AX = B, क्योंकि इसको A माना है, इसको X मानना है, इसको B माना है, तो ये हो गया AX = B। तो बच्चों, ये आपका आ गया मैट्रिक्स फॉर्म। अब बच्चों, अभी मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे, तो आपको बताया था इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया था इस इक्वेशन का, इस मैट्रिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? X = A इन्वर्स B। बच्चों, अब हमें इस इक्वेशन का इस फॉर्मूले से सॉल्यूशन निकालना है। अब आप बताओ, सॉल्यूशन में X तो फाइंड आउट करना है, ये जो X है ये तो हमें फाइंड करना है। A इन्वर्स तो आपको आता ही होगा। तो बच्चों, हमें अब A इन्वर्स निकालना है। और बच्चों बताओ, A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। तो बच्चों, हम इस फॉर्मूले से A इन्वर्स निकालेंगे। A इन्वर्स निकालने के लिए पहले A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट A निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, A इन्वर्स आ जाएगा। फिर उस A इन्वर्स को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और B का लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, X का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों, अभी रब कर रहा हूँ, बाकी बाद में और लिखवा दूंगा इसको, ये वापस से लिखने में आएगा। तो बच्चों, अब हम
ए इन्वर्स निकालेंगे। तो बच्चों ए इन्वर्स निकालने के लिए बच्चों अब हम ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो ये ए आपके सामने लिखा हुआ है, इसका निकालो डिटर्मिनेंट। 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 2 माइनस का प्लस का 4 प्लस का 4 फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस प्लस ये हो गया 1। फिर आएगा माइनस का 3, ये हो गई कॉलम गया माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस 1 प्लस 6। तो बच्चों आया 10, यहाँ आया माइनस प्लस 15, यह आया 5 15 40। तो बच्चों आंसर आया 40। इसका मतलब ये हुआ 0 नहीं आया। डिटर्मिनेंट ए 40 आया, मतलब 0 नहीं आया। इसका मतलब हुआ ए इन्वर्स एग्जिस्ट। जी हाँ बच्चों, ए इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपका ए का डिटर्मिनेंट आ गया है 40। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आपका ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट आ गया 40। तो बच्चों अब इसके बाद क्या आया समझ में बच्चों, ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब ए इन्वर्स निकलेगा। ए इन्वर्स निकलेगा तो अब हम ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे माइनर। सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, माइनर। माइनर के बाद बच्चों क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो बच्चों माइनर एक तो M11 निकलेगा, M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। बच्चों माइनर के बाद क्या निकालें, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ, अगर इनको प्लस करने पर इवन आए तो प्लस आएगा, इनको प्लस करने पर ऑड आया तो माइनस आएगा। इनको प्लस करो इवन आ रहा है प्लस आएगा, इनको प्लस करो ऑड आएगा माइनस आएगा। इनको प्लस करो इवन आ रहा है प्लस आएगा, इनको प्लस करो ऑड आ रहा है माइनस आएगा। इनको प्लस करो इवन आ रहा है प्लस आएगा, इनको प्लस करो ऑड आ रहा है माइनस आएगा। इनको प्लस करो इवन आ रहा है प्लस आएगा। अब बच्चों इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, M11, इसके मल्टीप्लाई में आएगा M12, इसके मल्टीप्लाई में आएगा M13, इसके मल्टीप्लाई में आएगा M21, इसके मल्टीप्लाई में आएगा M22, इसके मल्टीप्लाई में आएगा M23, इसके मल्टीप्लाई में आएगा M31, इसके मल्टीप्लाई में आएगा M32, इसके मल्टीप्लाई में आएगा M33। अब ये सारे माइनर की वैल्यू ऊपर निकाल लो। तो जल्दी बताओ बच्चों, M11 कैसे निकालते हैं, M11 कैसे निकालते हैं बच्चों। तो ये 2 का माइनर, तो 2 की रो गई। M11 मतलब 2 का माइनर, तो 2 की रो गई, 2 का कॉलम गया। इसका इंटू इससे 4 और इसका इससे -1, बीच में माइनस, तो 4 + 1 5। ठीक है बच्चों, अब M12 कैसे निकालेंगे, 3 का निकालना है। तो 3 की रो गई, 3 का कॉलम गया, 3 की रो 3 का कॉलम, इसका इंटू इससे -2 और -3 -5। अब बच्चों M13 3 का निकालना है। तो 3 की रो गई, 3 का कॉलम गया, तो ये होगा -1 और ये होगा +6, तो -1 + 6 5 आएगा। M21 मतलब इसका आएगा, तो इसकी रो इसका कॉलम तो आएगा -6 + 3 -3। M22 ये रो गई, ये कॉलम गया, -4 -9 -13। M23 ये रो गई, ये कॉलम गया, तो -2 -9 -9 M31 ये रो गई, ये कॉलम गया 3 और ये हो गया +6, तो ये आएगा 9। M32 इसका निकालना है, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 2 -3 -1 और M33 इसका निकालना है। तो बच्चों ये आएगा -4 -4 और -3 -7। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, माइनर। अब सारी वैल्यू नीचे रख दो,
तो सारी वैल्यूज़ रख दीजिए बच्चों। M11 का आंसर 5, तो यहाँ पे 5 रख दो, बाहर माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो गया 5। और इसका आंसर बताओ M13 का 5, तो यहाँ पे आएगा 5। M21 का माइनस में है और ये भी माइनस में है तो +3। M22 का आंसर माइनस का 13, तो यह है माइनस का 13। और यहाँ बताओ माइनस और ये माइनस प्लस, तो 11। और M31 का आंसर 9। M32 का आंसर बच्चों -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। और M33 का आंसर -7। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये आंसर याद रखना, मैं लिख देता हूँ। डिटरमिनेंट का आंसर क्या आया, डिटरमिनेंट का आंसर आया 40। ठीक है, डिटरमिनेंट का आंसर 40 आया। अब इसको रब कर देते हैं बच्चों। अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जल्दी से बताओ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों। कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है C = तो बच्चों बताओ, ये सारे आंसर इसी ऑर्डर में रख दो। 5 5 5 5 5 3 माइनस का 13 11 9 1 -7 9 1 -7। अब जल्दी बताओ एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है C ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो रो को कॉलम में लिख दो 5 5 5, रो को कॉलम लिख दो 3 -13 11, रो को कॉलम लिखो 9 1 -7। एंड लास्ट A इनवर्स का फॉर्मूला बताओ बच्चों। A इनवर्स का फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला होगा X = A इनवर्स × B। और A इनवर्स A इनवर्स का फॉर्मूला बताओ। A इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A। तो बच्चों डिटरमिनेंट A कितना है, डिटरमिनेंट A आया 40। डिटरमिनेंट A कितना आया 40, और इनटू में एडजॉइंट है कितना आया 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में लगा दो सॉल्यूशन। लास्ट में लगा दो सॉल्यूशन। और एक चीज़ लिखना भूल गए, लिख देते हैं। सिंस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो इसका फॉर्मूला लिखवाया है, देख लेना। सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, देखिए बच्चों यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला है X = A इनवर्स × B। अब वैल्यू पुट कर दो। X की वैल्यू है XYZ। A इनवर्स की वैल्यू कितनी है, A इनवर्स की वैल्यू है 1/40 × 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। और बच्चों B का इंटू करो तो B की वैल्यू क्या है 5 -4 3। ठीक है बच्चों, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1। इसका मतलब लास्ट वाला पहले वाले के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा 3 × 1। क्या आएगा 3 × 1, 3 रो आएगी, 1 कॉलम आएगा। अब बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम से करो, ऊपर लिख दो। दूसरी रो का पहले कॉलम से करो, सेकंड नंबर पे लिखो। तीसरी रो का पहले कॉलम लिखो, थर्ड नंबर पे लिखो। तो बच्चों करो मल्टीप्लाई। 5 का इंटू 5 से 25, 3 का इंटू -4 से माइनस का 12, 9 का इंटू 3 से 27, 5 का इंटू 5 से 25, -13 का -4 से 52, 1 का 3 से 3, 5 का 5 से 25, 11 का 4 से 44, -7 का 3 से -21। ठीक है बच्चों, बाहर चल रहा है 1/40। अब करो 25 में से 12 गए 13, 13 + 27 40। तो बच्चों पहला वाला आया 40।
25 और 3 28 और 2 30 30 और 50 80, यहाँ आएगा 80। और यहाँ बताओ बच्चों 44 और 21 कितना हुआ 65, और 25 माइनस 65 माइनस का 40। बच्चों कैलकुलेशन अगर कुछ गलत हो जाए तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, और सबको 40 से डिवाइड करो। तो बच्चों सबको 40 से डिवाइड करेंगे, सबको 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ डिवाइड किया तो 2 आएगा, और यहाँ डिवाइड किया माइनस का 1 आएगा। और बच्चों इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है XYZ। तो बच्चों जल्दी से बताओ आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, कंपेयर कर दो। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई -1। तो बच्चों वेरी मोस्ट MP है, 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आधा तो इन्वर्स ही है बच्चों, इसमें आधा तो इन्वर्स ही था। आपने पूरा अगर देखा हो तो इसमें मेजर तो इन्वर्स ही था। पहले आपने डिटरमिनेंट निकाला, फिर माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला, फिर इन्वर्स निकाला, और लास्ट में इसमें नया क्या है, बस ये वाला पोर्शन नया है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, x = A इन्वर्स B। A इन्वर्स निकाला हुआ है, B का मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, बाहर 40 है तो सबको 40 से डिवाइड कर दो, 40 डिवाइड 41, 80 डिवाइड 42, -40 डिवाइड 40 -1, और कंपेयर कर लो XYZ आ जाएगा। होप आपको ये वेरी मोस्ट MP क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप 4.6 भी कर सकते हो। तो बच्चों आप अपनी बुक की 4.6 कंप्लीट कर लेना, और इसी के साथ हमारा ये डिटरमिनेंट चैप्टर ख़त्म होता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप अपनी बुक की एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट कर लेना। जी हाँ बच्चों, 4.6 कंप्लीट कर लेना, कुछ भी डाउट नहीं आएंगे। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट करके बता देना। तो बच्चों आपको वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आपको हमारे वीडियोस को ढूंढने में ज़रा भी दिक्कत ना हो। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।